स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आजादी के बाद और बंटवारे के बाद से ही लगातार खराब रहे। समय समय पर प्रयास किया गया कि दुष्ट पड़ोसी को समझा लिया जाए, शांति वार्ता खूब चली, कभी क्रिकेट के माध्यम से तो कभी डेलीगेशन भेजकर, कभी डोजियर खेलकर। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि एक आतंकवादी से भी संपर्क साधकर शांति स्थापित करने का प्रयास तत्कालीन सरकार में किया गया, तो आप कहेंगे कि क्या बेवकूफियों वाली बात कर रहा हूं। लेकिन जो इस बीच में था, मतलब सरकार, प्रधानमंत्री और हाफिज सईद के बीच में, अगर वो शख्स खुद ये बात कहे तब आप विश्वास जरूर करेंगे। हालांकि यासिन मलिक की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, क्योंकि वो खुद एक आतंकवादी है। क्या वो भारत में किसी तरीके का बवाल करवाना चाहता है, इसलिए इस तरीके से हलफनामे दे रहा है? तो यासिन मलिक की बात कर रहा हूं मैं। यासिन मलिक जो कि तिहाड़ में है, बंद है, और उसने कहा है कि मनमोहन सिंह ने उसे धन्यवाद किया था, दिवंगत मनमोहन सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैंने हाफिज सईद से शांति वार्ता की बात की थी। मेरे साथ हैं इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा। उनसे ही बात करेंगे। यासिन मलिक क्या खुद से बोल रहा है या बुलवाया जा रहा है? बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। बुलवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने राहुल गांधी को कहते सुना था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। दुर्भाग्य से वो हाइड्रोजन बम उन्हीं की पार्टी के ऊपर फूट गया है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहा है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे कि कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो। ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूपीए की विदेश नीति का एक ये नया अध्याय पूरे विश्व को सुनने को मिल रहा है कि कैसे एक आतंकवादी बिचौलिए के रूप में दूसरे देश के आतंकवादी से शांति वार्ता कर रहा है। क्या इसके ऊपर लोगों के कान, आंख, मुंह आश्चर्यजनक रूप से खुलने नहीं चाहिए? क्या इस देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको प्रश्न नहीं उठाने चाहिए? क्या जो लोग झूठी चोरी का झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं रोज, उनके पार्टी के जिम्मेवार नेताओं को आकर इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, आगे आप बढ़े उससे पहले मैं दर्शकों को विस्तार से एक बार बता देता हूं कि यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में क्या कुछ दिया। 25 अप्रैल को दिए हलफनामे में यासिन मलिक ने 2006 में पाकिस्तान में हुई लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात के बारे में बताया। उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बैक चैनल वार्ता का हिस्सा था और भारत के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के कहने पर यह वार्ता की गई। मलिक का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन विशेष निदेशक ने उससे दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात उस समय हुई थी जब मलिक 2005 में कश्मीर में आए भूकंप के बाद पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। कथित तौर पर यह अनुरोध किया गया था कि वह इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और आतंकवादियों के संपर्क साधने में करे ताकि पीएम के शांति प्रयासों को समर्थन मिले। मलिक ने आगे यह भी दावा किया कि उसे साफ तौर पर बताया गया था कि जब तक आतंकियों को बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत से कुछ नहीं मिलेगा। आतंकी ने कहा कि इस अनुरोध पर वह सईद समेत कई लोगों से मिलने के लिए तैयार हुआ। हलफनामे में मलिक ने बताया कि किस तरह से हाफिज सईद ने जिहादी समूह की बैठक बुलाई थी। अब इस पे पीएम की प्रतिक्रिया क्या थी? तत्कालीन पीएम जो अब दिवंगत है, मनमोहन सिंह। मलिक का कहना है कि आईबी से बातचीत के बाद उसे कहा गया कि प्रधानमंत्री को सीधे ब्रीफ करो। उससे कहा गया कि वह उसी शाम तत्कालीन पीएम से मिला और उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन भी थे। मलिक का दावा है कि मनमोहन सिंह ने उसके प्रयासों के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद किया था और वो तस्वीर आज भी पीएमओ की कोई नहीं भूलता है जब मनमोहन सिंह और यासिन मलिक हाथ मिला रहे थे। क्या ये सब बात उसी दिन हुई थी जो ये कह रहा है? देखिए, अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो चलिए ये कह के पल्ला झाड़ दे कोई कि जी यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में अंदर है तो वो अपने बचने के लिए
तमाम जो है रास्ते ढूंढ रहा है, तो हो सकता है उसने कोई मनगढ़ंत कहानी। नहीं, जो विपक्ष की तरफ से सवाल आने वाले हैं मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, आप बिहार का चुनाव है, असम भी आने वाला है, बंगाल का भी चुनाव है, और ऐसे में आप यूज कर रहे हैं, बुलवा रहे हैं। देखिए वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। अगर उसे बुलवाना होता तो उसे बहुत पहले बुलवा लेते, बहुत पहले बुलवाते। अप्रैल की बात अब कोई खोल रहे हैं क्या? वही मैं वहीं पे जाना चाह रहा हूं कि आज तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति क्यों कटघरे में है। क्योंकि एक आतंकवादी जिसने सेना के 6 लोगों, जिसके हाथ सेना के 6 जवानों की हत्या से रंगे हुए थे, और ये तो बहुत साल पहले की बात थी। और वो ऐसा कौन सा समाज सुधारक था, या वो कौन सा ऐसा गांधीवादी नेता था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को जो है उसे होस्ट करना पड़ता था। हाथ मिलाए तस्वीरें, वो तस्वीरें हमारे जो है घाव पे नमक की तरह जो है जलाती हैं। और उसके बाद आज नील बटा सन्नाटा है। अगर ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये जो देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंडल भी छोड़िए, मंडल से भी छोटी इकाई का कार्यकर्ता कहीं कुछ बोल दे तो उस पे जो है 56 इस्लामी मुल्कों तक हल्ला खड़ा कर देता है इकोसिस्टम। पर आज इतनी बड़ी बात एक अलगाववादी, जिसको आज तक अलगाववादी कहा जाता था, मैं उसको आतंकवादी कहता हूं, जो आतंकवादी जो प्रधानमंत्री से सीधे जाके मिलता था, आज वो इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कोई मीडिया इसको नहीं उठा रहा है। और मीडिया क्या उठा रहा है? राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव को उठा रहा है। लेकिन अगर सरकार को उस वक्त लगा कि पाकिस्तान की सरकार से बात नहीं हो रही, आतंकी वहां की सरकार को चला रहे हैं, तो उनसे ही बात करना जरूरी है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एक मानवीय परिस्थिति में या सामान्य परिस्थिति में, यदि आप किसी देश को वार्ता के लिए इंगेज करना चाहते हैं तो आतंकवादी कभी भी स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। आप बताइए, तब फिर ये हाफिज सईद से क्यों बात करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर ऐसी उच्च स्तरीय जांच हो और ये चीजें क्लासिफाइड ना रखी जाएं। आज देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए कि यूपीए सरकार की कौन सी ऐसी दुखती रग थी पाकिस्तानियों के पास या उन आतंकी आकाओं के पास कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को मोहरा बना के जी ऐसे आतंकवादियों का धन्यवाद करवाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी आप जो है हाफिज सईद को मनमोहन सिंह जी ने खुद नहीं बुलाया रहा होगा। अब देखिए, खुद रहा होगा नहीं रहा होगा, अब ये सभी जांच का विषय है। क्योंकि अब ये तो एक ऐसी कौतूहलता आज देश के सामने और ऐसा प्रश्न चिन्ह देश के सामने खड़ा हो गया कि एक व्यक्ति जो है इतने बड़े आक्षेप लगा रहा है, और वो व्यक्ति इस देश के अंदर मतलब हाईली मतलब सरकार का एक तरीके से मेहमान हुआ करता था। अच्छा, यासीन मलिक जब बाढ़ के बाद जा रहा था पाकिस्तान तो उससे कहा गया कि ये संपर्क आप स्थापित कीजिएगा। उसके बाद फिर उससे कहा गया इंटेलिजेंस की तरफ से कि आप डायरेक्ट पीएम को ब्रीफ करेंगे। देखिए, यदि इस पूरी बातचीत में 1% भी सच्चाई है तो मुझे लगता है कि इससे दुखद और इससे घिनौना कुछ भी नहीं हो सकता कि देश की विदेश नीति और देश की आतंकवादी जो नीति अगर आतंकियों के साथ बैठ के अगर तय होती थी तो इससे बुरी चीज जो है ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में ये इससे बुरा चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। तारीफ की गई यासीन मलिक की, ऐसा बताया रहा है वो। अब क्या मजबूरियां रही होंगी और किस तरीके, और वो तारीफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, देश का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार के आतंकवादियों का डायरेक्ट एक्सेस प्रधानमंत्री के साथ क्यों ये देश का सवाल था। और जब देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस था, देश हर विषय पर जो है घुटने टेक रहा था, हर मौके पर मुंह की खानी पड़ रही थी, तो देश को लगा कि देश के अंदर जो है राजनीतिक परिवर्तन ही आवश्यक है। उसी परिवर्तन से जो है देश के अंदर परिवर्तन आएगा। और आज उस परिवर्तन का आलम यह है कि पूरे विश्व में जो है भारत एक नई शक्ति के रूप में एक नए टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जहां कल आप सोचिए, जहां एक प्रधानमंत्री आतंकवादी को जो है शांति का मसीहा बता के उसको प्रेस कर रहा है,
आज वहां जब देश के ऊपर 50% टैरिफ एक बोराए सांड की तरह डोनाल्ड ट्रंप लगाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है 1 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है उसको अपने वक्तव्य बदलने पर मजबूर कर देती है। ये देश की ताकत है, ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है। आज देश जानना चाहता है कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही, सोनिया गांधी की ऐसी क्या मजबूरी रही जो रिमोट से मनमोहन सिंह को चलाती थी, कि वो एक आतंकवादी को एंगेज करके जो है उसको शांति का मसीहा बनवाने पर तुले हुए थे। तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, देश के सामने आके इस विषय के ऊपर हर चैनल पर, हर नुक्कड़ पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या देश की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। बिल्कुल, ये सवाल है और इस सवाल के जवाब अभी आगे बहुत तलाशे जाने हैं, क्योंकि यासीन मलिक ने जो कुछ कहा है वो बात यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है, बहुत चर्चा इस पर आगे होगी। फिलहाल जिस तरीके के खुलासे यासीन मलिक ने किए हैं तत्कालीन सरकार को लेकर, तत्कालीन मनमोहन सरकार को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी वीर शर्मा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।